हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी और जैसा कि आपको मालूम है हम मैकेनिकल से हैं और इस समय हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट की एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। पहला चैप्टर हो चुका है, इसका नाम था फोर्स एनालिसिस, बल विश्लेषण, और दूसरा चैप्टर है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। और इसी फ्रिक्शन फोर्स में इस समय शायद 9वां या 10वां लेक्चर है, ज़रा देखा जाए तो आज का लेक्चर 10th लेक्चर है, चैप्टर 2 का फ्रिक्शन फोर्स का 10th लेक्चर है। और इसमें हम लोगों ने, अगर याद करिए आप, तो पिछले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। उसमें दो पार्ट थे, ए और बी। तो ए पार्ट को लेक्चर 9 में सॉल्व किया था, इसके ठीक पिछले वाले लेक्चर में। और ये बात हुई थी कि अगले लेक्चर में बी पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद दोनों ही क्वेश्चंस के जो आंसर्स आएंगे उनके आंसर को समझेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे और कुछ उससे आउटकम निकालेंगे। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें थोड़ा सा पिछला लेक्चर के बारे में देखना पड़ेगा, क्या आया था, क्या आंसर आया था, क्या प्रॉब्लम था, और उसी प्रॉब्लम को फिर से करना है, उसका केस 2 सॉल्व करना है और फिर उसके दोनों आंसर को आपस में कंपेयर करके समझना है कि मुझे इससे मिलता क्या है। तो आइए पहला जो पिछला लेक्चर था उसका देखा जाए क्या प्रॉब्लम था। तो ये पिछले लेक्चर का एक स्क्रीनशॉट है, इसमें जरा देखिए। प्रॉब्लम ये थी कि एक इंक्लाइन प्लेन थी जो कि 30 डिग्री पर इंक्लाइन था, 30 डिग्री पर इंक्लाइन था। उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा था, उस ब्लॉक का वेट 200 न्यूटन था और ब्लॉक और प्लेन के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट गिवन है जिसको कह रहे हैं 0.3, ये गिवन है। तो क्या क्या गिवन है? इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 डिग्री वो गिवन है, ब्लॉक का वेट 200 गिवन है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू 0.3 गिवन है। निकालना क्या था? कहा गया था कि फाइंड पी, ये देखिए लिखा है ना, फाइंड पी टू जस्ट स्टार्ट द मोशन इन ब्लॉक। इस ब्लॉक में मोशन स्टार्ट करने के लिए हमें या आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। नीचे लिखा कि दो केस में करिए। पहला केस है अपवर्ड मोशन, दूसरा केस है डाउनवर्ड मोशन, कि हम फोर्स ऊपर ही लगाएं, ये ब्लॉक भी ऊपर जाए। पहला केस, हम फोर्स ऊपर ही लगाएं लेकिन ब्लॉक नीचे आए, नीचे आए, ये दूसरा केस। थोड़ा सा अजीब सा है कि हम फोर्स ऊपर लगाएं ब्लॉक नीचे आए, है ना। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत बेहतरीन सा है क्योंकि दोनों केस को समझना जरूरी है। ऐसा होता भी है कि नहीं भी होता है, फोर्स ऊपर लगाएंगे ब्लॉक नीचे जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को कि ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, फोर्स भी ऊपर लग रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा है ब्लॉक में, तो हमने केस ए को सॉल्व किया था और सॉल्व करते हुए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाकर आंसर आया था 151.96। देखिए ये आंसर आया है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि इस ब्लॉक में जब हम P की वैल्यू 151.96 कर देंगे तब जाके ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करने के लिए तैयारी कर लेगा। अब इससे ज़्यादा अगर थोड़ा सा भी इसमें हमने प्लस किया, कहने का मतलब क्या है, अब अगर इस फोर्स में जरा सा भी प्लस किया गया, डेल्टा पी भी हमने नन्हा सा फोर्स भी इसमें ऐड किया, तो ये बॉडी मूव कर जाएगी, इसमें मोशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इतने पर नहीं होगा लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे तब मोशन हो जाएगा। तो पहले केस ने हमको इतना ही बताया। अब दूसरा केस सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये ब्लॉक नीचे आए, फोर्स पी ऊपर लगाए, तब क्या होता है। आइए ज़रा समझा जाए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके यहाँ रख देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से देखा जाएगा इसको, ठीक है। और ये सब जो है हटा देते हैं। तो इसका डायग्राम बना के मैंने पहले से रखा हुआ है, इसी डायग्राम को फिर से आप वापस लेके आते हैं यहाँ पे आपके लिए और इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें, है ना। आइए, ये फिगर है, ठीक स्पष्ट फिगर है। क्या क्या दिया गया है? ब्लॉक का वेट दिया गया है, तो ब्लॉक का वेट लिख लें। ये ब्लॉक का वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करेगा और वर्टिकली नीचे की तरफ काम करेगा, तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड हो गया। और ब्लॉक का वेट कितना है? W, इसकी वैल्यू क्या है? दैट इज 200 न्यूटन, 200 न्यूटन, ठीक है, ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है कि प्लेन का एंगल गिवन है, ये एंगल 30 डिग्री है, इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो हमेशा की तरह हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा क्योंकि वेट को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी निकाल लेंगे। बाकी और फोर्सेस देख लें। पहला फोर्स क्या होगा? हमें इस ब्लॉक के वीडी बनानी है, वेट तो एक्ट कर ही रहा है,
दूसरा फोर्स इसका रिएक्शन काम करेगा, प्लेन इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा, इसी को रिएक्शन कहेंगे। और रिएक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये प्लेन के 90 डिग्री पर है। इस रिएक्शन को कह रहे हैं आर। पिछले क्वेश्चन में भी यही सब था। इधर एक फोर्स लगाया जा रहा है, जो हम लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, इसी को कह रहे हैं अप्लाइड फोर्स पी। ये हम लगा रहे हैं, यही वैल्यू निकालनी है। ये 3 फोर्स तो दिखाई पड़ने लगे। अच्छा, दूसरा और क्या फोर्स है, क्योंकि हम लोग केस 2 सॉल्व कर रहे हैं, केस बी सॉल्व कर रहे हैं। और बी सॉल्व करने का मतलब यही है कि हम बॉडी में जो मोशन है, इस बॉडी में मोशन नीचे की तरफ हमें मानना है। बॉडी में जो मोशन है वो डाउनवर्ड है, बॉडी में मोशन डाउनवर्ड है, ठीक है ना। ये हमें लेके चलना है। आइए, तो क्योंकि इन दोनों के बीच में, प्लेन और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट भी पिक्चर में है, जिसकी वैल्यू 0.3 है, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। और फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा और हमेशा बॉडी के मोशन के विपरीत काम करता है। तो बॉडी का मोशन नीचे है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। इसका मतलब एक फोर्स यहाँ पे और काम करेगा, इसकी वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स होगी। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग कंडीशन पे मैक्सिमम होती है, और जिसे कहते हैं म्यू आर। फिर से बार बार हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू आर नहीं होता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू आर नहीं होता है। कब होता है? जब हमारी बॉडी सीमांत घर्षण की अवस्था पर हो, मतलब मोशन ना हो रहा हो, मोशन होने बिल्कुल वाला हो, है ना। तो अब ये कंडीशन ये बन गई है कि मोशन होने वाला है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू म्यू आर के इक्वल होगी। और क्योंकि म्यू की वैल्यू 0.3 गिवन है, आर अभी निकाला जाएगा, तो ये वैल्यू 0.3 आर हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो बॉडी पर 4 फोर्स काम कर रहे हैं। कौन कौन से? नॉर्मल रिएक्शन, अप्लाइड फोर्स पी, फ्रिक्शन फोर्स 0.3 आर, और इसका वेट 200 न्यूटन आर। मुझे पता है अभी भी ये मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये संभव कैसे है कि फोर्स पी ऊपर लगाया जाए, बॉडी नीचे की तरफ आए। अगर आ रहा है तो इसको जरा एक काम करते हैं। कल्पना करिए कि आप एक फ्लाईओवर पे हैं, ये एक फ्लाईओवर है, ठीक है ना। ऐसा कुछ हो सकता है। फ्लाईओवर का मतलब वही इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। आप की कार से आप जा रहे हैं, ठीक है, तो एक कार भी बना लें। एक कार ऐसा कुछ बना लेते हैं कि सपोज दैट ये मान लीजिए एक अच्छी सी कार, लंबी सी कार आपके पास है, और ऐसे करके आप कार से जा रहे हैं। एक ये कहते हैं हमारी कार है, ये कार की हेडलाइट है, तो मतलब आगे की तरफ ये हुआ, और ये कार के पहिए हैं, ठीक है। कार में कुछ खराबी आ गई, कुछ भी हो गया, आप इससे उतर के देखने लगे, और ये कार का वेट इतना ज़्यादा है कि अगर आप इस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या करेंगे? आप चाहे तो कार के पीछे जाके इसको धक्का देंगे पीछे से, जिससे कि नीचे ना आने पाए। या दूसरा काम यह करेंगे कि इसी कार को यहाँ रस्सी वस्सी अगर कुछ लगी हुई है तो रस्सी बांधकर इधर एक फोर्स पी लगाएंगे, है ना, पी लगाएंगे। आप इस बॉडी को पी लगाकर ऊपर करने की चाह रहे हैं, है ना। आप ये नहीं चाह रहे कि मैं इतना फोर्स लगाऊं कि ये बॉडी ऊपर मूव करने लगे। बॉडी ऊपर मूव करने लगे तो केस ए सॉल्व किया है। अगर इसका वेट, कार का वेट 200 न्यूटन है, इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री पे है, तो 151.96 न्यूटन का फोर्स लगाने के पर जब आप लगाएंगे तो लिमिटिंग कंडीशन में आएगा, और जैसे थोड़ा बढ़ाएंगे ऊपर जाने लगेगा। अभी आपकी इच्छा ये नहीं है, अभी आप खाली ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ फोर्स लगाऊं जिससे कम से कम नीचे ना जाए। टेंडेंसी नीचे जाने की है, इच्छा नीचे जाने की रहे, लेकिन नीचे जाने से रोक तो पाएं, ठीक है। तो मैं फोर्स कितना लगाऊं जिससे इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की तो रहे, लेकिन नीचे जाए ना, मतलब लिमिटिंग कंडीशन में तो आए, लेकिन लिमिटिंग कंडीशन नीचे जाने वाली हो, है ना। कि अगर जरा सा मैंने उससे कुछ भी कम कर दिया तो ये बॉडी नीचे चली जाएगी। तो ऐसी घटना आपको दिखाई पड़ रही है कि फोर्स तो ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन इस बॉडी के जो मोशन की स्थिति है, वो मोशन की स्थिति डाउनवर्ड है। इच्छा, टेंडेंसी, है ना। हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, कोई मोशन नहीं होना है, बस उसकी टेंडेंसी है।
मतलब P की वैल्यू अगर जरा सा भी इसमें से मैंने माइनस डेल्टा P कर दिया, जरा सा भी कम कर दिया, तो ये बॉडी नीचे मूव कर जाएगी। और पिछले केस में क्या था कि अगर 190 कितना आया था 151.96 में थोड़ा सा ऐड कर दिया तो बॉडी ऊपर चली जा रही थी। तो अब यही P निकालना है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको विजुलाइज हुआ होगा। इसके ऐसी घटना लाइफ में कई बार हुई है, जरूर कहीं ना कहीं ऐसा दिख ही जाता है। ठीक है, तो अब यही काम है। तो अब इसी को सॉल्व करना है, P निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, हमें सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर द प्लेन। तो एंगल चाहिए होगा हमेशा की तरह। आइए जरा एंगल निकालने की कोशिश करें। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए और इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। इससे एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ट्रायंगल। वो ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। देखिए 30 डिग्री ये है, 90 ये है, और तीनों कोणों का योग 180 होता है 180। तो 180 में से 90 प्लस 30 निकल जाएगा, तो मुझे कन्फर्म है आप निकाल चुके होंगे, ये एंगल आपको मिलेगा 60 डिग्री मिलेगा ना, ये एंगल आपको 60 डिग्री मिलेगा। जैसे ही आपको ये एंगल 60 डिग्री मिला, आपने तुरंत कहा कि अब मैं इस पॉइंट को ध्यान से देखूंगा, इस पॉइंट को ध्यान से देखूंगा और इस पॉइंट को ध्यान से देखूंगा। फिर ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें ये एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है 90 डिग्री का, ये 60 है। आंख बंद करके आप कह पाएंगे कि ये 30 डिग्री होगा। ठीक है ना, हमेशा आपको एंगल ये ऐसे ही मिलता है, ये 30 डिग्री मिल गया। अब मुझे और किसी ज़्यादा एंगल की ज़रूरत जो इसकी नहीं है, मैं साफ़ कर देता हूँ उसको। तो ये 60 डिग्री की आवश्यकता हमें नहीं है ना, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ से साफ़ कर दिया। ठीक है, चलिए एंगल भी मिल गया। अब क्या करना है, इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। वेट को रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, जिसको आप कहेंगे 200 cos 30, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जिसे आप कहेंगे 200 sin 30। ठीक है ना, अब हमें इस फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं बची, क्योंकि हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। कुल मिला के बॉडी पे कितने फोर्स हुए, 1 2 3 4 5। इन 5 फोर्सेस से हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कुछ नहीं करना है। अब इस पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था के नियम, इस पे अप्लाई करें। क्या करेंगे, जितने फोर्स प्लेन के ऊपर लग रहे होंगे, परपेंडिकुलर ऊपर लग रहे होंगे, उतना ही परपेंडिकुलर नीचे लग रहे होंगे। तो R इज इक्वल टू 200 cos 30, यहाँ से आपको आ गया R इज इक्वल टू 200 cos 30। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, दूसरा सॉल्व करें। जितना इस प्लेन के पैरेलल ऊपर की तरफ लगेंगे उतना ही नीचे लगेंगे, तो ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स है, एक P है। ठीक है, तो आपने कहा यहाँ पर P प्लस 0.3R, 0.3R इक्वल टू 200 sin 30। और भाई sin 30 की वैल्यू 1/2 होगी, तो ये वैल्यू हो जाती है 100। ठीक है, इसी को कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, कुछ खास काम नहीं, पिछले क्वेश्चन में भी यही तो किया था कि इस R की वैल्यू को रिप्लेस करके यहाँ पे रख देते हैं। चलिए आइए देखा जाए। तो हमारा P और इसको इधर ले जाते हैं, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 0.3 इंटू 200 cos 30। ठीक है ना, यही P की वैल्यू आई। इसी को ज़रा सॉल्व करते हैं, कैलसी उठाइए आप भी और हम भी उठा लें। ठीक है, देख लेते हैं कितना आएगा। पहले तो इसको देख लें कि ये तो हो गया 100 माइनस कितना है 0.3 इंटू 200 इंटू cos 30, ये हो गया हमारे पास 51.96। और इसमें से 100 में से माइनस कर दें इसको, तो माइनस का 100 कर देते हैं, तो ये आ गया 48.03। दिस विल बी 48.03 न्यूटन। दो ये आंसर अपने पास आ गए। ठीक है ना, आंसर तो आ गया, तो इतना काम तो हो गया। लेकिन जो बड़ा काम जिसके लिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने उठाया था,
तो कि दोनों आंसर को हमें कंपेयर करना था कि एक बार जब पिछला क्वेश्चन, एक बार इसको देख लीजिए कि फोर्स ऊपर लगा है, ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो 48.03 आया। पहले इसको समझ ले क्या कहना चाहता है। कार है, कार को मैं ऊपर घसीट रहा हूं और मैं अपने फोर्स को कम करते 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 48.03 तक पहुंचता हूं। अभी भी कार क्या है, रेस्ट में ही है, लिमिटिंग कंडीशन में ही है, नीचे नहीं जा रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें से थोड़ा सा और कम करने की सोचता हूं कि अगर मैं इसमें से माइनस का डेल्टा पी जरा सा फोर्स कम कर दूं, है ना, तब ये बॉडी मूव कर जाएगी, मूव कर जाएगी। और मूव कैसे करेगी, नीचे। मतलब कार में फोर्स अगर हम 48.03 से कम लगाएं, जरा सा भी कम लगाएंगे, तो वो कार नीचे जाने लगेगी। अगर मैं 48 न्यूटन का भी फोर्स लगाता हूं तो भी कार धीरे 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 नीचे जाएगी। मैं 48 ऊपर लगा रहा हूं लेकिन कार नीचे जा रही है। इसके साथ अब उन दोनों की चर्चा एक साथ करना जरूरी है। कैसे, आइए देखा जाए। याद रखिएगा 48.03 इसका आंसर हमारे पास आया है। ठीक है, चलिए अब पिछले क्वेश्चन को भी लाया जाए साथ में। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए कि इन दोनों का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, फिर से उसी कार को हम बना लेते हैं एक बार। ठीक, कैसे, वो हमारे जो एक फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर है और इस पर एक कार है। ठीक है, इस पर एक, अब की बार कार अच्छी नहीं बनी, कोई बात नहीं, ये इस पे व्हील है, ये इस पे कार है। ठीक है, और इस पर कहते हैं आप एक धागा रस्सी बांध के ऊपर की तरफ पी फोर्स लगा रहे हैं और ये फ्लाईओवर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर है। यही तो क्वेश्चन है ना। और इसका कार का वेट क्या है, वेट है 200 न्यूटन और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना है, 0.3, कुछ ऐसे ही है ना। तो दो तरह का केस बना जब हम लोगों ने कार का मोशन अपवर्ड पढ़ा। अपवर्ड, जब अपवर्ड मोशन की बात किया तो एक मिनट रुकिए, हाँ, अपवर्ड मोशन की बात जो हमने की, ये क्या हुआ, जब अपवर्ड मोशन की बात की तो P की वैल्यू कितनी आई, P की वैल्यू आई थी, बेटा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और P की वैल्यू आई थी 151.96। ठीक है ना, P की वैल्यू आई थी 151.96 न्यूटन। ठीक है, और जब डाउनवर्ड की बात करते हैं कि बॉडी हमारी कार डाउनवर्ड मूव कर रही है, उस केस में P की वैल्यू आती है, कितनी आई थी, 48.03, है ना। तो एक स्टेट ये बन रही है और एक स्टेट ये बन रही है। इसी को थोड़ा ध्यान से समझा जाए कि ये स्टेट आपस में कहती क्या है। देखिए, कार है, मैं फोर्स हमेशा ऊपर लगाऊंगा। अगर 151.96 तक मैंने फोर्स लगाया तो इस केस यहां पर एट दिस लाइन हमारी जो बॉडी है, हमारी जो कार है, कार किस केस में कैसी है, इस समय कार हमारी रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही मैं 151.96 में थोड़ा सा भी फोर्स ऐड कर देता हूं, डेल्टा पी फोर्स ऐड कर देता हूं, बॉडी हमारी मोशन में आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये एक लिमिटिंग लाइन है जो कि रेस्ट और मोशन के बीच में करती है। इस समय हमारी बॉडी 151.96 पे मूव नहीं कर रही है, लेकिन जस्ट मूविंग कंडीशन में है, जस्ट टू मूव कंडीशन में है, सीमांत घर्षण की अवस्था में है। इसका मतलब एक लिमिटिंग कंडीशन तो हमें यहां मिल जाती है। ये इस समय किस पे है, लिमिटिंग कंडीशन पे है, लिमिटिंग कंडीशन पे है। ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई कहे कि 151.96 से कम फोर्स लगाया जाए, थोड़ा सा फोर्स कम कर दिया जाए, तो इसके नीचे बॉडी क्या मूव कर जाएगी नीचे की तरफ? कैसे मूव कर जाएगी? नहीं मूव करेगी, क्योंकि बॉडी तो मूव तब करेगी जब हम 48.03 से कम लगाएंगे। दूसरी लिमिटिंग कंडीशन क्या दिखाई पड़ रही है
कि 48.03 पर बॉडी मूव कर रही है क्या? नहीं, मूव नहीं कर रही है, नीचे जाने की तैयारी कर लिया है। 151.96 पर तैयारी कर लिया है ऊपर जाने की, 48.03 पर तैयारी हो गई है नीचे जाने की। अभी यहाँ पर भी आप कहेंगे कि 48.03 पर भी बॉडी हमारी रेस्ट में है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें से हमने जरा सा भी डेल्टा पी, थोड़ा सा भी फोर्स कम कर दिया, 48.03 से कम कर दिया, तो ये हमारा मोशन में आ जाएगा। इससे एक बात ये समझ में आई, इससे एक बात ये समझ में आई कि ये भी एक लिमिटिंग कंडीशन है, ये भी एक लिमिटिंग कंडीशन है, ठीक है ना। और ये भी एक लिमिटिंग कंडीशन है, मतलब इंक्लाइन प्लेन में किसी भी बॉडी में 2 बार लिमिटिंग कंडीशन मिलती है। अच्छा, और इन दोनों के बीच में क्या स्थिति बनती है? इन दोनों के बीच में क्या बॉडी में मोशन है? जरा समझिए, कैसा लग रहा है आपको? इस लिमिटिंग कंडीशन से लेकर इस लिमिटिंग कंडीशन के बीच में क्या हो रहा है? क्या बॉडी में मोशन है? क्या समझिए, बॉडी में मोशन कब होगा? जब 151.96 से ज़्यादा करेंगे तब बॉडी में मोशन अपवर्ड होगा। बॉडी में मोशन कम होगा जब 48.03 से कम करेंगे तब बॉडी में मोशन होगा। इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज के बीच में बॉडी में कोई मोशन नहीं होने वाला है, बॉडी रेस्ट में रहेगी। बॉडी यहाँ पर हमारी हमेशा रेस्ट में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। इन दोनों के बीच में देखा जाए तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला कि इंक्लाइंड प्लेन पर लिमिटिंग कंडीशन 2 बार मिलती है। आप फोर्स के लिहाज से ऐसा कह सकते हैं कि ये कम फोर्स पे मिल रहा है तो इसको कह सकते हैं लोअर लिमिटिंग कंडीशन, वो ज़्यादा फोर्स पे मिल रहा है तो इसे कह सकते हैं अपर लिमिटिंग कंडीशन, है ना। अब ये प्रॉब्लम को अगर ऐसे ही पूछा जाए, कोई आपसे पूछे कि भाई उस कार को रोकने के लिए आप कम से कम कितना फोर्स लगाओ कि ये कार नीचे ना जाने पाए, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, कि कार हमारा नीचे ना जाने पाए, कार को नीचे जाने से रोकने के लिए कितना फोर्स लगाया जाए, तो आंसर क्या होगा? 48.03। कोई कहे कि इतना फोर्स लगाओ कि कार ऊपर आने लगे, है ना, तो आंसर क्या होगा? 151.96, ठीक है। तो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन के आंसर्स ये हैं, 48.06, 151.96। बीच की कंडीशन के आंसर हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम जो भी इक्विलिब्रियम बॉडी में ले आते हैं वो लिमिटिंग कंडीशन पर ही ले आते हैं। इसके बीच में तो इनफाइनाइट सिचुएशंस बनेंगी। 48.03 से लेकर 151.96 के बीच में इनफाइनाइट सिचुएशंस बनेगी, बॉडी रेस्ट में ही रहेगी तब भी, है ना, ये कंफर्म है, बॉडी रेस्ट में रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आप दोनों प्रॉब्लम को, पिछले प्रॉब्लम को और इसको, दोनों को जोड़कर देख पा रहे हैं, और जो रिजल्ट आउटकम जो निकला है, जो इम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण चीज़ आज निकल के आई है वो यही है। इसको ज़रा एक बार फिर अपने मन में बैठा के दोबारा से मन ही मन में चिंतन करके समझिएगा, है ना। ये बात जो निकली है इम्पॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत कई बार पड़ेगी। अभी आप आगे चल के गवर्नर पढ़ेंगे तो गवर्नर में ये ऐसा केस आएगा 2 बार, उसमें स्लीव ऊपर नीचे मूव करेगी, तब पर भी ऐसे ही आएगा, है ना, एक केस ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से कुछ काम का आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि कुछ ठीक ठाक सा काम हुआ है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा अपने और दोस्तों के साथ और मित्रों के साथ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इसको। आप ऐसा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगता है, और उससे और अच्छे तरीके से काम करने का, वीडियोज़ बनाने का मन करता है। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।